चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 5 फ्रॉड एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। फ्रॉड को लेके ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये चार्ट रिवीजन लेक्चर देखने के पहले आपने हमारे मेन लेक्चर्स देख लेने चाहिए, क्योंकि ये चार्ट रिवीजन लेक्चर फास्ट चलेंगे ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन एक हो जाए। एग्जाम के 1.5 दिन में बोलो या उसके बाद में कभी भी आप लेक्चर देखने के बाद में रिवाइज करना चाहते हो तो n नंबर ऑफ टाइम आप इस वीडियो को ओपन करके चैप्टर 5 रिवाइज कर सकते हो। चलो, ये चार्ट थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट जो पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं मैं उसको जूम करके कवर कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। और ये चार्ट बुक आपके सामने भी होगी जब आप लेक्चर ही देख रहे हो। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट है फ्रॉड एंड द ऑडिटर। ठीक है, उसमें हमने कुछ मेजर पॉइंट्स कवर किए हैं। व्हाट इज फ्रॉड, फ्रॉड क्या है? चलो पहले व्हाट इज फ्रॉड देख लेते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट है, व्हाट इज फ्रॉड। इसको मैं जूम करता हूँ। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है। इंटेंशनल एक्ट क्यों है? कि जानबूझ के करा गया एक्ट है वो। ठीक है, कौन करता है? बाय इंडिविजुअल्स अमॉन्ग मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज। कंपनी का मैनेजमेंट भी कर सकता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस भी कर सकता है, थर्ड पार्टी भी हम कंपनी के ऊपर फ्रॉड कर सकती है। तो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो ये लोग कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिसेप्शन। क्या? डिसेप्शन का यूज करते हैं लोग। डिसेप्शन मतलब चालाकी, डिसेप्शन मतलब गुमराह करना। ठीक है, तो फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट विद द यूज ऑफ डिसेप्शन। तो फ्रॉड का डेफिनेशन हमने कवर कर लिया। नाउ वील गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ फ्रॉड एंड एरर। कितने तरीके के एरर और कितने तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ फ्रॉड का डेफिनेशन तो हमने देख लिया। उसी के नीचे हम लोग देखते हैं 1B फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फ्रॉड तो मैंने देख लिया, लेकिन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट मे अदरवाइज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल दैट मे अदरवाइज अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगाता है अपनी कंपनी में, उसी इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेजमेंट खुद ही ओवरराइड कर लेता है, खुद ही उन कंट्रोल्स को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है ताकि वो फ्रॉड कर सके। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, व्हिच मे ऑपरेट इफेक्टिवली इफ दिस ओवरराइड वाज नॉट हैपन। ठीक है, अभी कुछ टेक्निक्स क्या है जिसके थ्रू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स कर सकता है, चलो देखते हैं। पहला क्या है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एसेट्स, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज। फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज मतलब मन से ही बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हालांकि ऐसा कोई सेल्स हुआ ही नहीं है, इसको कहते हैं फिक्टिशियस, मतलब जो एक्चुअली है नहीं लेकिन रिकॉर्ड कर दी ताकि सेल्स को बढ़ा के दिखा सके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स। ठीक है, जो सही अजम्पशन है वो छोड़ के कुछ तो फ्रॉडुलेंट अजम्पशन ले लिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जजमेंट चेंज कर दिए कि एक एसेट थी जिसको 10 साल तक डेप्रिशिएट कर रहे थे, बट क्योंकि पीएनएल में खर्चा बढ़ाना है इसके लिए इस साल क्या किया, उसका लाइफ 10 साल से 5 साल कर दिया ताकि डेप्रिशिएशन का खर्चा बढ़ जाए। तो जजमेंट में चेंज कर दिया या अजम्पशन में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है? ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन। ठीक है, जानबूझ के सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब ओमिट कर दिया। एडवांसिंग मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए अगले साल का सेल्स इस साल रिकॉर्ड कर दिया, और डिलेइंग का मतलब इस साल का सेल्स अगले साल रिकॉर्ड कर दिया। तो ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन। उसके बाद में कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स। ऑडिटर से फैक्ट्स छुपा रहे हैं, ऑडिटर को पूरे फैक्ट्स दिखा नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स को छुपा रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो दिखा नहीं रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैनेजमेंट जो है इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। उसके बाद में है एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। जानबूझ के इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस बना देना ताकि ऑडिटर समझ ही ना पाए कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है अल्टरिंग रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स कंपनी के पास में ऑलरेडी है उनको अल्टर कर देना, उनको मेलिफाइड कर देना ताकि वो रिकॉर्ड्स के थ्रू सही पिक्चर ऑडिटर को ना शो कर पाए। ठीक है, तो किन तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम क्या क्या लिखेंगे? एक तो एजम्पशन और जजमेंट, ठीक है, चेंजिंग अजम्पशन और जजमेंट, अल्टरिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन। उसके बाद में कंसीलिंग फैक्ट्स, उसके बाद में एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज। तो मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉइंट था जनरल एंट्रीज का,
56 जनरल एंट्रीज, उसके बाद में अजम्पशन और जजमेंट वाला एक पॉइंट था, उसके बाद में रिकग्निशन को डिले करने वाला एक पॉइंट था, उसके बाद में फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और उसके बाद में अल्टरिंग रिकॉर्ड्स को अल्टर कर रहे हैं। तो इन तरीके से आप जो है मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करता है। तो ये पेज का हमने इतना वाला पार्ट कर लिया। नाउ लेट अस कम टू दिस थिंग, ठीक है। सो नाउ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, विल डिस्कस अबाउट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब देखो, अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर में दो तरह की चीजें हैं, एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट विल ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कर देगा। मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स मतलब क्या, कि कंपनी के जो एसेट्स है जैसे कि कैश हो गया और फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी कंपनी के एसेट्स है उनको मिसअप्रोप्रिएट कर देना, मतलब चोरी कर लेना या गलत तरीके से बेच देना। तो ये दो चीजें इसमें आती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फिर अब यहाँ पे देखोगे 1A मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नाउ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, अभी मैंने कहा कि मैनेजमेंट क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर देगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है वो, डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू प्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स इज अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। मतलब वो कह रहा है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करने में बहुत सारा समझदारी, टैक्टफुलनेस और इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस वे ऑफ कमिटिंग दिस टाइप ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करने के कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जा सकता है। तो पहला है इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। परचेजेस और एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दो या फिर सप्रेस कर दो, मतलब बढ़ा दो या फिर घटा दो। उसके बाद में है इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग सेल्स एंड अदर आइटम्स, ठीक है। तो पहला परचेज और एक्सपेंसेस का था और दूसरा था सेल्स एंड अदर आइटम्स का। तीसरा है इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उनका वैल्यू इन्फ्लेट कर दो या डिफ्लेट कर दो, ठीक है। फेलिंग टू एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कंपनी की है जिनके अगेंस्ट पैसा मिल चुका है फिर भी उनको एडजस्ट नहीं करना, फिर भी उनको खड़ा ही रखना, बैलेंस शीट में उनको नेट ऑफ नहीं करना, इसको कहते हैं फेलिंग टू एडजस्ट लाइबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और बाय चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितने तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो सकता है, एक परचेज और एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, दूसरा सेल्स या फिर अदर आइटम्स का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तीसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में बता देना या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में बता देना, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को एडजस्ट नहीं करना, फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, और लास्ट है इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ये 5 पॉइंट है जिनमें मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। इन तरीकों से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। चलो, ये हो गया हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। उसी तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या होगा, बेसिकली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या, जो भी कंपनी के, मान लीजिए अगर लेंसकार्ट की कंपनी है तो जो स्पेक्टिकल्स है वो गुड्स हो गया, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, कुछ 4-5 स्पेक्टिकल्स उठा के अपने रिलेटिव्स को दे दिया, मतलब गुड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, रॉ मटेरियल को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, फिनिश गुड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। और सेकंड है डिफाल्केशन ऑफ कैश, कैश का डिफाल्केशन। अभी कैश का डिफाल्केशन 3 तरीके से होता है। एक होता है इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, कंपनी के एक्चुअल कैश पेमेंट मान लीजिए 10,000 रुपए है, लेकिन बैलेंस शीट में दिखा रखे है कि कंपनी ने 12,000 रुपए का कैश पेमेंट किया, तो क्या किया, कैश पेमेंट को इन्फ्लेट कर दिया। दूसरा है कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक, जो अपनी कैश बुक है, कैश बुक का जो अगर टोटलिंग करोगे तो 1000 रुपीज आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने जानबूझ के 1000 को 1200 लिख दिया, मतलब टोटलिंग एरर कर दिया इंटेंशनली। तो डिफाल्केशन ऑफ कैश 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, दूसरा हो सकता है कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक। नाउ सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, तीसरा तरीका क्या है, सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। तो तीसरा तरीके सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट कैसे कैसे हो सकता है वो उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी है। एक है टीमिंग एंड लेडिंग, टीमिंग एंड लेडिंग करके कैश रिसिप्ट को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है एडजस्टिंग अनऑथोराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स, ठीक है, अनऑथोराइज्ड या फिर फिक्टिशियस रिबेट्स जो है उनको एडजस्ट कर लेना। थर्ड है नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुल्ली,
कंपनी को कैश सेल्स हुआ लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का कैश बेचा, 1000 रुपीज का गुड्स बेचा, ठीक है, उसके अगेंस्ट 1000 रुपीज कैश मिला लेकिन बुक में केवल 500 का एंट्री किया, तो इसके कारण क्या हुआ, कैश रिसिप्ट को सप्रेस कर दिया। उसके बाद में आया नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट, जो चिल्लर मिसलेनियस रिसिप्ट है उनका अकाउंटिंग ही नहीं किया। और लास्ट है राइटिंग डाउन एसेट का वैल्यू, एसेट का वैल्यू कम लिख दिया, एसेट को ज्यादा में बेचा था लेकिन उसका वैल्यू कम लिख दिया, उसको कहते हैं राइटिंग डाउन एसेट्स वैल्यूज। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफाल्केशन और कैश करने के 3 तरीके हैं। एक है इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, ठीक है, दूसरा है कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन कैश बुक, और तीसरा है सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपनी के पास में से 1000 रुपीज का कैश था और जो कैशियर है उसको कैश चुराना है, तो उसको सिंपली क्या करना है, बैलेंस शीट में 1000 की जगह पे से 800 रुपए दिखाना है और वो 200 रुपए वो खुद खा जाएगा। तो उसके 3 तरीके क्या बताए हैं, एक तो इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, 200 रुपए का कोई भी कैश पेमेंट एक्स्ट्रा का बता दिया उसने, राइट, और वो 200 रुपए खुद जेब में रख लिया। दूसरा टोटलिंग एरर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तीसरा कैश रिसिप्ट जो है उनको सप्रेस कर दिया, ठीक है। और कैश रिसिप्ट सप्रेस करने के 5 तरीके बताए उन्होंने, एक है टीमिंग एंड लेडिंग, ठीक है, दूसरा है एडजस्टिंग अनऑथोराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स, ठीक है, अनऑथोराइज्ड या फिर फिक्टिशियस रिबेट्स जो है उनको एडजस्ट कर लेना, उनको शो ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुल्ली, कैश सेल्स के लिए पूरा कैश सेल्स अकाउंटिंग नहीं किया, ठीक है। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट नहीं किया। और लास्ट है एसेट्स का वैल्यू राइट डाउन कर दिया, ठीक है। तो 5 तरीके हैं जिससे कैश को सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफाल्केशन ऑफ कैश किन किन तरीके से हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेटिंग पेमेंट, सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट एंड टोटलिंग एरर, ठीक है। सो हमने देखा फ्रॉड रिस्क फैक्टर 2 तरीके थे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमने देखा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा कि कितने तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो सकता है। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के हमने देखा कि 2 तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है, एक गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन और एक कैश का डिफाल्केशन। और कैश का डिफाल्केशन 3 तरीके से हो सकता है, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स एंड सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट 5 तरीके से हो सकते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग, राइटिंग डाउन एसेट वैल्यूज, not accounting for miscellaneous receipts, not accounting for cash sales fully and adjusting unauthorized or fictitious rebates. सिंपल। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में आता है मिस एप्रोप्रिएशन एसेट्स के अंदर और भी सारे पॉइंट्स हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ये वाला है, ठीक है। अभी आपने मेरा चार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 1 का 1A लिखा, यहाँ पे 2A लिखा, 2A 2B लिखा। तो ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। Now we are at misappropriation of assets। उसके अंदर क्या क्या और वेरियस पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। का मतलब क्या है भैया, हमने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब तो यहाँ पे देख लिया, कोने में यहाँ पे हमने देख लिया, लेकिन मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है। तो इट इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट्स, एंटिटी की एसेट्स का चोरी कर लेना, थेफ्ट कर लेना। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय वेराइटी ऑफ वेज। बहुत तरीके से मिसएप्रोप्रिएशन एसेट्स का हो सकता है। उनमें से कुछ तरीके क्या है, एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, मतलब कंपनी के कैश जो रिसिप्ट्स है या कंपनी को जो भी इनकम आया है उनका चोरी कर लेना, तो उसको बोलते हैं एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स। उसके बाद में स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कंपनी की कार चोरी कर ली, कंपनी की प्लांट चोरी करके ले गए, तो कंपनी की मशीनरी चोरी कर ली, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद में कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, ऐसे गुड्स या सर्विसेज के लिए पे करवा देना कंपनी को जो उनको कभी मिले ही नहीं थे। एम्प्लॉय कर सकते हैं ना, जो एम्प्लॉय इन चार्ज है वो एक फिक्टिशियस परचेज इनवॉइस क्रिएट कर देगा और कंपनी के बैंक अकाउंट से एक फिक्टिशियस बैंक अकाउंट में वो पैसा पे ट्रांसफर कर देगा। तो जो गुड्स कभी कंपनी के पास में आए ही नहीं है उसके लिए पे करवा देना। तो कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड यूजिंग एन एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। कंपनी की गाड़ी खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज करना, राइट। तो यूजिंग एन एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। तो मिस एप्रोप्रिएशन एग्जाम में अगर आता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कितने तरीके से हो सकता है, तो हम 4 तरीके लिखेंगे। एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, रिसिप्ट का चोरी कर लेना, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, एंड लास्ट है स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, एंड फोर्थ है यूजिंग एन एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। चलो ठीक है, अभी देखो फ्रॉड रिस्क फैक्टर। नाउ अभी हमने देखा कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर दो तरीके के थे, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या था, दैट मैनेजमेंट विल ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, व्हिच मे ऑपरेट इफेक्टिवली इफ द ओवरराइड वुड नॉट हैव हैपेंड। दूसरा था मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, इन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वी हैव सीन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सप्रेशन ऑफ रिसीप्ट्स, ठीक है, इन सप्रेशन ऑफ रिसीप्ट्स वी हैव सीन थ्री थिंग्स। नाउ फ्रॉड रिस्क फैक्टर का डेफिनेशन तो दिया ही नहीं, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर का डेफिनेशन है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर मे बी डिफाइंड एज इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है? देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब क्या कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जिससे फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाए, कि भाई कंपनी में फ्रॉड होगा उसका रिस्क बढ़ जाए, ऐसे क्या फैक्टर्स है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर पे बाहर ताला नहीं लगा हुआ है तो चोरी होने के चांसेस ज्यादा है ना, वैसे ही कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मे बी डिफाइंड एज इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव, ऐसे इवेंट्स या कंडीशन जो कि एक इंसेंटिव या फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। नाउ फ्रॉड रिस्क फैक्टर दो तरीके के हमने देखे हैं, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखा है और एक मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स देखा है। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसे इंसेंटिव है, क्या ऐसे प्रेशर्स है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसके कारण फ्रॉड करना एम्प्लॉय पसंद करेंगे या मैनेजमेंट पसंद करेगा, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट कब करेगा? तो उसमें फर्स्ट है इंसेंटिव और प्रेशर। क्या क्या ऐसे इंसेंटिव या प्रेशर है जिसके कारण मैनेजमेंट विल डू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के ला सकता है। तो क्या क्या फैक्टर्स है? पहला है हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो फ्रॉड करने का मैनेजमेंट सोचेगा कि भाई फ्रॉड करो और अपना सेल्स ज्यादा दिखाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। दूसरा है हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंजेस को लेके हाई वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कि भी जैसे पहले सब कुछ ऑफलाइन था अब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो कितना रैपिड चेंजेस हो गया ना, रैपिड चेंजेस हो गया तो मैनेजमेंट सोचता है कि भी हम लोग फ्रॉड कर लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ताकि हमारा कंपनी का हालत खराब ना दिखे। थर्ड है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड में बहुत कमतरता हो गई, बहुत डिक्लाइन हो गया। और फोर्थ है ऑपरेटिंग लॉस मेकिंग थ्रेट टू बैंकरप्सी, ऑपरेटिंग लॉसेस इतने बढ़ गए कि बैंकरप्सी की नौबत आ गई। तो ऐसे क्या 4 इंसेंटिव या प्रेशर है मैनेजमेंट के लिए टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? तो पहला है हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, रैपिड चेंजेस, हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन कस्टमर डिमांड एंड ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी। तो 4 मेन वर्ड्स क्या है? कंपटीशन, रैपिड चेंजेस, डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो दोनों पार्टी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो कंपनी के कंट्रोल में है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड क्रिएट करने के लिए, है ना। तो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस, टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन मतलब क्या? मॉरिशियस या मालदीव्स, ऐसी कंट्रीज जहां पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो 3 अपॉर्चुनिटी क्या देखी हमने? एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, एक सिग्निफिकेंटली हायर बैंक अकाउंट्स और सिग्निफिकेंटली हायर टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस। तो इंसेंटिव्स हमने 4 देखे, एक तो कंपटीशन, एक रैपिड चेंजेस, ऑपरेटिंग लॉसेस एंड डिक्रीज इन कस्टमर डिमांड, और अपॉर्चुनिटीज हमने 3 देखी। उसके बाद में एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशंस, ये क्या है? एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन मतलब क्या ऐसा एटीट्यूड है जिसके कारण आपको पहले से भनक लग जाती है कि शायद फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी होता है ना कि यार इसकी तो फितरत ही है कि ये चोरी करेगा, वैसा ही कुछ तो ऐसे एटीट्यूड्स आपको एज एन ऑडिटर दिख जाते हैं जिससे आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। वो एटीट्यूड क्या क्या है? तो नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, अगर पास्ट में भी कंपनी ने कोई लॉ का वायलेशन कर रखा है इसका मतलब देयर इज ए नोन हिस्ट्री की कंपनी आगे भी जाके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। तो पहला है नोन हिस्ट्री ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ। दूसरा है मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज,
जो मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज पहले से पता थी कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसी है, फिर भी मैनेजमेंट ने उन डेफिशिएंसी को रेमेडी नहीं किया, रेमेडी मतलब ठीक नहीं किया, तो मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो ओनर मैनेजर है, मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहा है, वो खुद के पर्सनल ट्रांजेक्शन को और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई डिफरेंस रखता ही नहीं है, मतलब खुद की रेलवे टिकट भी कंपनी के बैंक अकाउंट से करवाएगा। दैट मीन्स द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ये 3 तरह के एटीट्यूड है जिसके कारण फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। एक लास्ट बार गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉडुलेंट, अगर एग्जाम में आया कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके व्हाट आर द इंसेंटिव्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द एटीट्यूड्स व्हिच ऑडिटर विल कंसीडर, तो उसमें क्या क्या इंसेंटिव है? इंसेंटिव 4 तरीके के थे, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग थ्रेट टू बैंक्रप्सी। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या थी? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड significant बैंक अकाउंट्स और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस। और एटीट्यूड क्या है? पास्ट हिस्ट्री ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, और थर्ड है द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो तो ये मेरा हो गया। इसके बाद में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के नॉन, ये क्या है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के मेरे नॉन इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एटीट्यूड्स क्या है? तो पहला है इंसेंटिव क्या है? नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। ठीक है, अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या था कि एम्प्लॉय क्या करेगा? या तो एम्प्लॉय रिसिप्ट को सप्रेस कर देगा और जो जितनी सप्रेस किया उतनी चोरी कर लेगा, या फिर गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन कर देगा। ये हमने ऊपर पढ़ा था। ये क्यों करेगा? उसके पास में क्या ऐसा इंसेंटिव रहेगा या क्या ऐसा प्रेशर रहेगा कि वो ये करेगा? तो पहला क्या है? नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। उसको पता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉय ले ऑफ होने वाला है और शायद मेरे को वो लोग कंपनी से निकाल सकते, तो पहले ही चोरी करके पैसा लेके भाग जाओ। तो नोन या एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंज टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। उसको पता है कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन चेंज होने वाला है, मेरी पगार कम होने वाली है, या फिर उसको एंटिसिपेटेड है कि ऐसा हो सकता है कि मेरी पगार कम हो जाए। उसके बाद में प्रमोशन, कंपेंसेशन और अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को इतना प्रमोशन मिलना चाहिए, अगर उसको उतना प्रमोशन नहीं मिला तो शायद उसके मन में चोरी करने की जो है इच्छा है वो जागेगी। तो क्या 3 इंसेंटिव या प्रेशर एम्प्लॉय के पास में रहेंगे टू कंडक्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स? पहला है नोन और एंटिसिपेटेड एम्प्लॉय ले ऑफ्स, दूसरा है नोन और एंटिसिपेटेड चेंज इन एम्प्लॉय कंपेंसेशन, तीसरा है प्रमोशंस और अदर कंपेंसेशन नॉट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय। करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। होता है ना कि मुंह में लड्डू फूटा, अगर कोई कैशियर है उसके पास में 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, तो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं मन में लगे कि यार मैं ये कैश चुरा लूं। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। उसके बाद में अमाउंट इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज। ऐसे इन्वेंट्री आइटम जो कि साइज में स्मॉल है, जो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने चोरी किया तो। ठीक है, उसके बाद में इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स जैसे कि डायमंड, कंप्यूटर चिप्स, ऐसे एसेट्स जिनको इजीली जाके मार्केट में बेचा जा सकता है और उनके अगेंस्ट पैसा लिया जा सकता है। और फोर्थ है फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर स्मॉल इन साइज ऑब्लिक मार्केटेबल। छोटे भी है और मार्केटेबल भी है। तो क्या क्या 4 अपॉर्चुनिटी है? लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, inventory items which are small in size and of high value, fixed assets which are small in size and marketable, and last easily convertible assets। ये 4 अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय के पास में रहेगी। उसके बाद में एटीट्यूड्स पे आते हैं। एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशन, ऐसे क्या एटीट्यूड रहेंगे जिससे ऑडिटर ये गेस कर लेगा कि ये एम्प्लॉय या ये मैनेजमेंट का ये बंदा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकता है। पहला एटीट्यूड क्या रहेगा? डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स रोकने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगाया है उनको डिसरिगार्ड करना। मतलब हर बार ये है ना कार्ड स्वाइप करके अंदर आता ही नहीं गेट में, गेट के बाहर बायोमेट्रिक डिवाइस लगा है, वहां पे कार्ड स्वाइप करना है, लेकिन एम्प्लॉय कभी भी कार्ड स्वाइप करता ही नहीं है। वो उस इंटरनल कंट्रोल को डिसरिगार्ड करके बाजू वाले गेट से अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड ये है, इसका मतलब आगे जाके ये मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है। तो डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सेकेंड है बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन विद द एंटिटी। हर बार है ना चाय पे चर्चा करते वक्त कंपनी को गालियां ही देगा,
तो उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो कंपनी के प्रति उसकी कोई भी निष्ठा नहीं है, कोई भी उसका लगाव कंपनी के प्रति नहीं है। तो बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन विद द एंटिटी। और थर्ड है changes in behavior or lifestyle that may indicate assets have been misappropriated। उसकी लाइफस्टाइल में या उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस होना जो ये इंडिकेट कर दे कि एसेट्स मिसअप्रोप्रिएट हो गए। मान लीजिए कोई आदमी कल ऑटो में आता था और परसों जाके वो BMW में आ रहा है, इसका मतलब एकदम रातों रात इसकी कोई लॉटरी तो निकली नहीं है, मतलब इसने कुछ ना कुछ तो चोरी किया है। तो क्या क्या ऐसे एटीट्यूड रहेंगे जिससे ये गेस कर पाएंगे कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कर सकता है? वो है डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससैटिस्फैक्शन विद द कंपनी, एंड थर्ड चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट मे इंडिकेट एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। ठीक है, तीन मेन पॉइंट क्या थे? इंटरनल कंट्रोल, डिससैटिस्फैक्शन विद द एंटिटी एंड चेंजेस इन बिहेवियर। ये तीन एटीट्यूड है। इसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज क्या थी? तीन अपॉर्चुनिटी थी, चार अपॉर्चुनिटी थी। इन्वेंट्री ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू, फिक्स एसेट ऑफ स्मॉल साइज एंड मार्केटेबल इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। और इंसेंटिव क्या था? फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, ठीक है, एंटिसिपेटेड एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड लास्ट डिससैटिस्फैक्शन विद द प्रमोशन गिवन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नाउ अभी अपन है सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे जिसके कारण फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें पहला क्या है? डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ही डिस्क्रिपेंसी होना, ये पहला पॉइंट है। डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी होना। इसका मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में देयर इज एन एंट्री, देयर इज अ बैलेंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड बट देयर इज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में देर आर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स टू द बुक्स। ठीक है, एकदम जब साइन हो रहा है ऑडिटर का तब जाके कोई ना कोई लास्ट मिनट एडजस्टमेंट उन्होंने किए हैं। उसके बाद में या तो फिर ऑडिटर को वो टिप मिला है, टिप टू द ऑडिटर इन रिगार्ड्स टू डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई सच्चा भक्त एम्प्लॉय है जिसने ऑडिटर को टिप दे दिया। ये तीन चार पॉइंट है, मैं स्टडी मटेरियल से आपको बोल रहा हूँ, चार्ट में कवर नहीं है बिकॉज इतना कंटेंट चार्ट में कवर नहीं होगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको वो भी याद हो जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। ये भी एक सर्कमस्टेंस है जिससे हमको एक शक पैदा होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, एक शक पैदा होगा कि भाई यही नहीं, यहाँ पे ना फ्रॉड कुछ हुआ है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस के? मान लीजिए अल्टर्ड एविडेंस। ठीक है, एविडेंस में कुछ अल्टरेशन करा हुआ है। मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस दिखा और वो फटा हुआ है, इसका मतलब, या फिर डिस्को टेप से चिपकाया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो अल्टरेशन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स ही मिसिंग है, एंट्रीज है लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन। सिग्निफिकेंट आइटम्स है जो रिकंसिलिएशन पे हमको मालूम पड़े लेकिन मैनेजमेंट के पास में कोई भी इसका जवाब नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द इवेंट्स जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस हो सकता है और हमको एक दिमाग की बत्ती चल सकती है। और थर्ड है प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स है। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन ऑडिटर टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट इज डिनाइंग द एक्सेस टू सम रिकॉर्ड्स और सम फैसिलिटीज। ठीक है, दिस थ्री एग्जांपल्स कैन रिलेट टू प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। सो क्या पढ़ा हमने? सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकता है। उसमें तीन थे, डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंट की रिकॉर्ड्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, या फिर प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, अभी अपना अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोस एसेट्स। इसका मतलब कोई भी एसेट्स के ऊपर अगर इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रहेगा तो उसका मिसअप्रोप्रिएशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो बोलता है स्टेट एनी थ्री एग्जांपल्स ऑफ सच ऑकरेंस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो कोई भी ऐसे तीन एग्जांपल बताइए, ठीक है, जिसके कारण मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स कैन इंक्रीज देयर ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से इंस्टेंसेस है? तो पहला है इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज का इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन, चार्ट के एकदम नीचे है, ड्यूटीज का इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन। ठीक है, मतलब हर काम एक ही बंदा कर रहा है। अगर हर काम एक ही बंदा कर रहा है तो उसके पास में कितना पावर है ना कोई भी चीज मिसअप्रोप्रिएट करने का। सेकंड है इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट का ध्यान ही नहीं है क्या चल रहा है कंपनी में, तो इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। उसके बाद में है
उसके बाद में है इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब 10 फिजिकल एसेट खरीद रहे हैं, 10 में से केवल 5 का रिकॉर्डिंग हो रहा है, 5 का रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है, बाद में जाके भगवान भरोसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद में है इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश के ऊपर फिजिकल सेफगार्ड है ही नहीं, कोई बंदूक लिए खड़ा ही नहीं कैश के ऊपर, कैश खुला पड़ा है, ठीक है। उसके बाद में है इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन का अप्रूवल, ट्रांजेक्शन का ऑथराइजेशन करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, जो मन में आया वो परचेस कर रहा, जो मन में आया वो सेल कर रहा, कोई एम्प्लॉय के पास में कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स का टाइमली रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है कि फिजिकली कितनी एसेट्स है और बुक्स में कितनी एसेट्स है, ठीक है। तो क्या ऐसे 6 पॉइंट्स हमने पढ़े जो इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स दर्शाते हैं। ऐसे 6 पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट का ध्यान नहीं है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कैश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग बराबर नहीं है, उसके अलावा इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का ऑथराइजेशन करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, इनएडिक्वेट सिस्टम, तो इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन ओवर ट्रांजेक्शंस, एंड लास्ट है लैक ऑफ टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स का टाइमली रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे देखते हैं। चलो अभी अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे पहला है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये इस चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। क्या है हार्ट एंड सोल है कि ऑडिटर ने ऑडिट करते दौरान अगर कोई फ्रॉड देखा तो उसका रिपोर्टिंग कैसा होगा, कोई फ्रॉड अगर उसने डिटेक्ट किया तो उसका रिपोर्टिंग कैसा होगा। उसका रिपोर्टिंग 2 तरीके से होगा, ठीक है। एक है जो अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो उसका रिपोर्टिंग इस तरीके से होगा, और एक है फ्रॉड अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसका रिपोर्टिंग इस तरीके से होगा, करेक्ट है। नाउ फ्रॉड रिपोर्टिंग के तरीके क्या है? अगर 1 करोड़ से कम है तो उसको फ्रॉड जो है वो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको उसको रिपोर्ट करना है। 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी। कितने दिन में रिपोर्ट करेगा? विदिन 2 days ऑफ नॉलेज। व्हाट ही हैज टू रिपोर्ट? द नेचर ऑफ फ्रॉड, किस नेचर का फ्रॉड है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, ठीक है। तो आई रिपीट, इफ द फ्रॉड इज बिलो 1 करोड़ देन द ऑडिटर विल रिपोर्ट टू बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी, ठीक है। व्हाट ही विल रिपोर्ट विदिन 2 days, ठीक है। ही विल रिपोर्ट द नेचर ऑफ फ्रॉड एंड द अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। नाउ व्हाट बोर्ड विल डू, ये तो ऑडिटर का पार्ट हो गया। नाउ व्हाट बोर्ड विल डू, बोर्ड विल हैव अ डिस्क्लोजर ऑफ दिस थिंग इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होगा। क्या डिस्क्लोजर होगा? नेचर ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड का डिस्क्रिप्शन, उसके मतलब कैसे फ्रॉड हुआ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है एंड पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है। अगर कोई रेमेडियल एक्शन कंपनी ने नहीं लिया तो कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर रेमेडियल एक्शन लिया तो क्या रेमेडियल एक्शन लिया। रेमेडियल एक्शन मतलब वो फ्रॉड का पैसा रिकवर करना पड़ेगा, उस बंदे को जेल में डालना पड़ेगा, तो कंपनी ने क्या रेमेडियल एक्शन लिया। और अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तो कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, ताकि ये जान पाए कि वो पार्टीज जो थी वो कोई प्रमोटर की रिलेटिव या समथिंग ऐसा कोई तो नहीं था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 1 करोड़ से कम का फ्रॉड। अभी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो ऑडिटर को उसको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है? विदिन 2 days ऑफ नॉलेज ऑडिटर विल फर्स्ट रिपोर्ट टू बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी, ठीक है। पहले वो बोर्ड या ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करेगा। उसके बाद में उनको बोलेगा कि 45 days के अंदर हम मेरे को रिप्लाई दे दो। रिप्लाई किस चीज का? कि भाई ये फ्रॉड कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, किस तरीके से फ्रॉड को हम लोग बचा सकते थे, और जो भी चीजें उसको पूछनी है। तो 45 days के अंदर ही विल आस्क रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी। इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड इन टाइम, अगर 45 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं मिला तो व्हाट ऑडिटर विल डू? ही विल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट to the central government along with the note containing all details of the report for which he has not received the reply. सिंपल है, राइट। अगर उसको रिप्लाई मिल गया तो फिर 15 दिन के अंदर ऑडिटर क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। उसके अलावा उसको क्या रिप्लाई मिला, रिप्लाई भेजेगा। उसके अलावा उसके खुद के कमेंट्स, जो रिप्लाई के ऊपर उसने खुद के कमेंट्स लिखे होंगे ना कि रिप्लाई कैसे सही था, गलत था, क्या था, वो खुद के कमेंट्स, ये तीनों चीज 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो विदिन 2 days ऑडिटर विल फर्स्ट आस्क बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी टू रिप्लाई, एंड बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी शुड रिप्लाई इन 45 days, ठीक है। देन इफ द रिप्लाई इज रिसीव्ड
If the reply is received, the auditor will forward the report as well as the reply as well as the comment to the central government in further 15 days. If the reply is not received within 45 days, then the auditor will forward the report as well as the note for which the reply was not received by the auditor. He will send to the central government. ठीक है, चलो डन। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आता है रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड और रिपोर्टेड। ठीक है, अभी कोई फ्रॉड अगर ऐसा हो जो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है तो उसका रिपोर्टिंग ऑडिटर को करना है या नहीं करना है, वो इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या बोलता है, मैं इसको रीड करता हूँ। ऑडिटर शुड अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू इवैल्यूएट दैट द फ्रॉड वाज इंडीड आइडेंटिफाइड इन ऑल एस्पेक्ट्स बाय द मैनेजमेंट और थ्रू कंपनीज विजिल ब्लोअर मैकेनिज्म, so that a distinction can be clearly made with respect to frauds identified by the matters raised by the auditor or by the company's internal control mechanism। क्या बोलता है वो कि ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है to evaluate that the fraud was indeed identified by the management through its internal control or through its whistleblower mechanism। बोले ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है कि मैनेजमेंट के जो इंटरनल कंट्रोल्स है या फिर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म्स है उसके थ्रू सारे फ्रॉड डिटेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, ताकि ऑडिटर को एक कंफर्ट रहे कि भाई इस कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके अलावा ऑडिटर एक डिस्टिंक्शन, इससे एक और हेल्प ऑडिटर को क्या होगा, वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन बना सकता है कि कौन से ऐसे फ्रॉड है जो उसने डिटेक्ट किए थे और कौन से ऐसे फ्रॉड है जो मैनेजमेंट ने खुद ने डिटेक्ट किए थे थ्रू द इंटरनल कंट्रोल और थ्रू विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में वो क्या बोलता है, सिंस रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज रिक्वायर्ड इवन बाय द कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरी ऑडिटर, ठीक है, of the company, it is possible that the fraud may have been reported by them even before the auditor became aware of that fraud। ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑडिटर या फिर सेक्रेटरी ऑडिटर ने पहले ही उस फ्रॉड को डिटेक्ट करके मैनेजमेंट को बता दिया था और ऑडिटर को अभी मालूम पड़ रहा है। अगर ऐसा कोई फ्रॉड है तो ऑडिटर को उस फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर या फिर सेक्रेटरी ऑडिटर ने ऑलरेडी 143(12) में उसका रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर बोर्ड को कर दिया होगा डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, जब हमने अभी इसके बाजू में यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है। हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, अगला है कारो रिपोर्टिंग। बहुत सिंपल है। कारो का जो क्लॉज नंबर 11 है वहां पे ऑडिटर का रिपोर्टिंग आ जाता है फ्रॉड को लेके। क्या बोलता है द ऑडिटर, क्या बोलता है, द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज नंबर 11 ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ कारो रिपोर्ट। ठीक है, क्या रिपोर्ट करना है, whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में क्या कंपनी ने किसी के साथ में कोई फ्रॉड किया है या कंपनी के साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, ये दोनों चीज ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अपने कारो रिपोर्ट में। ठीक है, और अगर हुआ है फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या नेचर का फ्रॉड है और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। तो कारो रिपोर्टिंग तो बहुत सिंपल है। क्लॉज नंबर क्या है, क्लॉज नंबर 11 है। क्या रिपोर्ट करना है, नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी के साथ में हुआ है या कंपनी ने किसी के साथ किया हो। अब ये देखने के लिए, इस कारो का इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाने होंगे। वो ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, पहला ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट, क्या है, व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट द ऑडिटर शुड डिस्कस विद अदर मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू फ्रॉड। इसका मतलब क्या है कि जब ऑडिट का प्लानिंग चल रहा है, ऑडिट चालू करने के बाद जब ऑडिट का प्लानिंग हो रहा है तो ऑडिटर को अपने टीम के साथ में डिस्कस करना चाहिए कि जो कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसकी कितने चांसेस है कि इस कंपनी में मिस स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई हो, और वो भी ऐसा मिस स्टेटमेंट जो कि फ्रॉड के कारण हुआ है। क्लियर है। तो व्हाइल प्लानिंग द ऑडिटर शुड डिस्कस विद अदर मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू द मिस स्टेटमेंट विच मे बी रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। पहले तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑडिट प्लानिंग के दौरान अपने टीम मेंबर से डिस्कस कर ले ताकि सब लोग अलर्ट रहे कि भाई इस कंपनी की अगर ससेप्टिबिलिटी अगर हाई है तो वो अच्छे से प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर लगाए, थोड़ा अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली अपना ऑडिट करे ताकि कोई भी फ्रॉड बच ना जाए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिटर शुड एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए ताकि उसको मालूम पड़ पाए कि इस साल कोई फ्रॉड मैनेजमेंट ने रिपोर्ट तो नहीं किया है ना। ऐसा हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिला हो जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया हो या इंटरनल ऑडिटर ने खुद ने आइडेंटिफाई किया हो,
ठीक है। तो ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है और सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग उसको रिपोर्ट कर सकता है। अभी आप पूछोगे कि सर आपने ऊपर तो बोला था कि कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर ने अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उसको रिपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। ये क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर जो है उनको ये रिक्वायरमेंट है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे या फिर बोर्ड को रिपोर्ट करे अगर उन्होंने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया तो। लेकिन अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया तो उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कोई रिपोर्ट नहीं करना है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को या बोर्ड को, किसी को उसको रिपोर्ट नहीं करना है। उसको अपना काम करना है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है कि हमने ऐसा फ्रॉड आइडेंटिफाई किया, राइट। तो जो 143/12 की जो फ्रॉड रिपोर्टिंग है वो किस किस को लागू होती है? कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इट डज नॉट अप्लाई टू इंटरनल ऑडिटर। हेंस अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? उसकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना चाहिए इंटरनल ऑडिटर की और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रॉपर्ली उस पर एक्शन ले सके एज पर द एक्ट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ऑडिटर शुड एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर विद अ व्यू टू असर्टेन वेदर एनी फ्रॉड हैज बीन रिपोर्टेड और नोटिस्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है या नोटिस किया है क्या? और थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है तो आप हमको एक लिखित में लिख के दो कि कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो हमको पूरी जानकारी लिख, ताकि ऑडिटर के पास में एक रिकॉर्ड रहे कि हमने मैनेजमेंट से पूछा था। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कारों के अंदर क्लॉज नंबर 11 में ऑडिट रिपोर्टिंग आ जाती है ऑडिटर के ऊपर, और उसको लेके जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगाएगा वो 3 ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। एक तो वो प्लानिंग के दौरान ही विल डिस्कस विद द अदर टीम मेंबर्स द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। सेकंड, ही विल एग्जामिन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स एंड थर्ड, ही विल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। ये हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये क्या पॉइंट है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट होने के बाद में अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां है? बहुत सिंपल सा है। एज पर एसेट 240 the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both those charged with governance and the management। बोले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्शन की किसकी है? मैनेजमेंट की है, और those charged with governance की है। It is important that management with the oversight of those charged with governance plays a strong emphasis on fraud prevention। ये बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस करे फ्रॉड प्रिवेंशन को लेके। मतलब मैनेजमेंट जब भी स्पीच दे तो अपने एम्प्लॉयज को बोले कि अगर फ्रॉड होगा तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत सीरियस है फ्रॉड को लेके। ठीक है, उसके अलावा विच में रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस। और अगर मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस किया फ्रॉड के ऊपर तो चांसेस ऑफ फ्रॉड हैपनिंग विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, विच कुड परसुएट इंडिविजुअल्स नॉट टू कमिट फ्रॉड, ताकि लोगों के मन में डर रहे कि भाई फ्रॉड कमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ डिटेक्शन एंड पनिशमेंट। सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऐसे 240 के हिसाब से जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट शुड प्लेस a strong emphasis on fraud detection so that people should avoid committing fraud and should have a fear of detection and punishment। ठीक है, such a system reduces but does not eliminate the possibility of fraud and error। इस तरीके का जो ऊपर मैंने बताया, इस तरीके का जो सिस्टम है, इससे फ्रॉड के चांसेस कम तो हो जाएंगे लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होंगे। उसमें क्या बोलता है वो? एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। अगर एक ऑडिटर एसेस के हिसाब से अपना ऑडिट करता है, ठीक है, तो एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatements whether caused by error or by fraud। बोलता वो क्या बोलता है कि एक ऑडिटर ऑडिट करने के दौरान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको अपना जो ऑडिट है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना चाहिए, एसेस को कंप्लाई करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और उसके साथ साथ में ही हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। उसको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना है क्या? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो वो ले ही नहीं सकता है। उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ होल देखा जाए तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, चाहे वो फ्रॉड के कारण हो चाहे वो एरर के कारण हो। ठीक है, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि ऑडिट को लेके इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। तो owing to inherent limitations of audit, there is an unavoidable risk that some of the material misstatements of the financial statements will not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with essays।
भले ही ऑडिट को प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म क्यों नहीं किया गया एसेस के हिसाब से, फिर भी चांसेस है कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए। ये आपको क्यों मैंने बॉक्स डाला है, क्यों आपको पढ़ा है, बिकॉज एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एमसीक्यू आ सकता है या फिर ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो बोलता है कि ऑडिट होने के बाद में फ्रॉड निकला और मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ये फ्रॉड ऑडिटर के कारण निकला और ऑडिटर ने अपना ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो इसमें आप आंसर में क्या लिखोगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस करना चाहिए, लोगों के मन में डर रहना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण फ्रॉड के चांसेस कम हो। फिर आप क्या लिखोगे कि एक ऑडिट जो कि एसेस के हिसाब से परफॉर्म किया गया है, एन ऑडिट परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ठीक है, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। बट आप ये भी लिखोगे कि owing to inherent limitation there are always a chances that an audit performed in accordance with essays is not able to detect some of the misstatements which are present in the financial statements, and hence the auditor is not solely responsible for the fraud of the company. Auditor is not responsible. Auditor will be held responsible if auditor has shown gross negligence in performing the audit, if the auditor has not performed his audit in accordance with essays. But if the auditor has performed his audit in accordance with essays, then owing to the inherent limitations, there are chances that the auditor will not be able to detect some of the misstatements. ठीक है, hence an auditor cannot be held responsible for those misstatements. अभी अगला क्या आता है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, तो ये एज पर एसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसे 240 का नाम क्या है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के दौरान ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फ्रॉड, ये ऐसे का नाम है, ठीक है। तो ये एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हमने पिछले बॉक्स में पढ़ लिया। फिर क्या लिखा हुआ है, owing to inherent limitation of an audit there is unavoidable risk that some material misstatement will not be detected. Because of inherent limitation ऐसा unavoidable risk है कि कुछ ना कुछ material misstatement डिटेक्ट नहीं होंगे even though the audit is performed in accordance with essays. और लास्ट पॉइंट क्या है, when obtaining reasonable assurance the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit. ऑडिटर का जिम्मेदारी है कि ऑडिट कंप्लीट ऑडिट के दौरान उसका हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना है कि भाई सब चीज़ को वो शक की नज़र से देखना चाहिए, सब चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो उसको हर बार एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट, कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर ले। फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने पढ़ा ऊपर कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है, और मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कैसे कर सकता है उसके हमने 6 तरीके भी वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में and recognizing the fact that audit procedures that are effective for detecting error may not be effective in detecting fraud. जो ऑडिट प्रोसीजर एरर डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव है, हो सकता है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए उतनी इफेक्टिव ना हो, क्योंकि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो मैनेजमेंट ने किया है पूरे सोच समझ के ताकि वो डिटेक्ट ना हो। सिंपल है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, ही हैज टू परफॉर्म ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस, ठीक है, एंड ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस देयर आर ऑलवेज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड, एंड ऑडिटर हैज टू कैरी एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। बस इस स्ट्रक्चर पे आप अपना आंसर को बनाइए और उसको कंक्लूड कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्स थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस हर बार आता है आईसीआई में, हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको इस तरीके से ये 3-4 पैराग्राफ लिख के कंक्लूड करना है, ठीक है। चलो ये चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6।